क्या डॉन के घर में भी झगड़े होते हैं? क्या उसकी बीवी भी सास या जेठानी से तकरार करती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डॉन भी अपनी बीवी से डरता है? अगर आपने दाऊद की कहानियां सुनी हैं तो जानते ही होंगे उसके लिए बंदूक चलाना जितना आसान था उतना ही मुश्किल था कि घर की बहसों से वो बच पाए। खुद दाऊद भी अपनी बेगम से नहीं उलझता है, लेकिन क्या सास बहू और देवरानी जेठानी ननद का ये झगड़ा किसी डॉन या गुंडे को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकता है? जवाब है जी हां। और ये कोई आम शख्स नहीं था जो फांसी के फंदे तक पहुंचा, बल्कि दाऊद के सबसे खास लोगों में से एक था। वो जो अपराध की दुनिया का शातिर था, जिसके ऊपर बंबई के बेगुनाहों की जान लेने का आरोप था, जो 93 के दर्दनाक धमाके से जुड़ा सबसे बड़ा चेहरा बना। लेकिन उसके अपने घर के झगड़े ने उसे ऐसी राह पर धकेल दिया जहां से लौटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। कैसे एक पारिवारिक कलह ने उसकी जिंदगी बदल दी, और वो कौन था जो इस लड़ाई में सबसे बड़ा शिकार बन गया? आइए जानते हैं उस आदमी की ही कहानी आज के सनसनीखेज एपिसोड में, जो आपको हैरान कर देगी। क्योंकि दाऊद तो भारत आ रहा था, लेकिन जब उसने अपने साथी का ये हाल देख लिया तो वो पलट गया, कराची में ही रुक गया। तो कहानी की शुरुआत होती है दुबई से, जहां भारत की जनता के दो अपराधी रहते थे। दोनों आपस में सगे भाई भी थे। इन दोनों की बीवियों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अक्सर उन दोनों में कहासुनी हो जाती थी। लेकिन बीवियों के झगड़े से अलग उन दोनों अपराधियों के लिए एक बड़ी मुसीबत ये थी कि वो कहीं भारतीय पुलिस की पकड़ में ना आ जाए। इसी कोशिश में एक दिन ये फैसला लिया गया कि अब दुबई सुरक्षित नहीं है, और दोनों परिवार वहां से पाकिस्तान के कराची चले गए, जहां उनको अपनी सुरक्षा का पूरा भरोसा मिला था। इन दोनों अपराधियों में एक था टाइगर मेमन, वही टाइगर जो कभी सोने चांदी की स्मगलिंग करता था। लेकिन एक बार उसने सोने की जगह RDX की लैंडिंग करवाई थी। कोंकण के तटों से आने वाले इस विस्फोटक को मुंबई में टाइगर मेमन की इमारत की पार्किंग में रखा गया था, और फिर स्कूटरों और कारों में भरकर पूरे शहर में प्लांट कर दिया गया। लेकिन जब ये बम फटे तो शहर दहशत के साए से कांपने लगा। टाइगर मेमन अपने भाइयों, बीबी, बच्चों के साथ पहले ही मुंबई छोड़ चुका था। वो पहले दुबई और फिर कराची पहुंच गया, जहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उसकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज की कहानी टाइगर मेमन की नहीं, बल्कि कहानी है उसके भाई याकूब की, याकूब मेमन की। कहा जाता है कि याकूब मेमन आतंक की इस साजिश का उतना बड़ा किरदार नहीं था जितना बड़ा उसका भाई टाइगर था, जिसने दाऊद के साथ मिलकर यह सब कुछ किया। लेकिन उसके तकदीर ने उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से पीछे हटने का कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं। और इस सब की जड़ थी घर के अंदर का झगड़ा, एक देवरानी और एक जेठानी की दुश्मनी। तो देखिए होता क्या था, टाइगर मेमन की बीवी सबाना और याकूब मेमन की बीवी राहीन के बीच रोजाना तकरार होती थी। सबाना खुद को बड़े भाई की बीवी समझकर राहीन पर ताने कसती, उसे छोटा साबित करने की कोशिश करती। कभी खाने को लेकर, कभी पैसों को लेकर, कभी सिर्फ अहंकार के कारण दोनों में झगड़े होते। हालांकि ये हर घर की कहानी होती है जो भी ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं वहां। लेकिन टाइगर के रुतबे के चलते सबाना के तेवर अलग ही होते थे, क्योंकि टाइगर तो सीधे भाई से जुड़ा हुआ था, और जो भाई से जुड़ा था खुद उसका पति इतना बड़ा था गैंग के अंदर, उसकी बीवी के अंदर ताव तो होना ही था। और राहीन ये सब सह नहीं पाती थी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि राहीन ने अपने पति याकूब मेमन से कह दिया कि हम कब तक इनके टुकड़ों पर पलेंगे, हमें अलग हो जाना चाहिए। याकूब, जो खुद पहले ही इस पूरे साजिश में शामिल होने से बचना चाहता था, राहीन के बातों से और ज्यादा परेशान हो गया। उसने सोचा कि भारत लौट जाना ही बेहतर लगेगा। उसे लगा कि अगर वो मुंबई लौटकर खुद को सरकार के हवाले कर दे तो शायद उसे बरी कर दिया जाए। आखिरकार उसके खिलाफ सबूत इतने मजबूत नहीं थे जितने टाइगर या दाऊद के खिलाफ थे, और अगर सजा भी मिली तो शायद कुछ साल जेल में रहकर
वो छूट सकता है क्योंकि वो मेन आरोपी तो था नहीं इस धमाके में। अब याकूब का ये प्लान सुन उसके भाई टाइगर ने तो कहा कि हम जो करके आए हैं ना उसके बाद भारत लौटना पागलपन होगा। लेकिन याकूब के दिमाग में सिर्फ अपनी बेगम की बात घूम रही थी कि हम कब तक इनकी टुकड़ों पर पलेंगे। फिर याकूब ने यह बात अपने कुछ उन लोगों से भी साझा की जिससे वो सलाह मशवरा लिया करता था और आखिरकार उसने भारत लौटने का फैसला तय कर लिया। बात है जुलाई 1994 की। वो पाकिस्तान से पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचा। वहां पर उसने अपने चचेरे भाई और वकील को मिलने के लिए बुलाया ताकि वो भारत आने के तौर तरीके पर एक बार फाइनल फैसला कर ले। अब इसके बाद जो हुआ वो थोड़ा धुंधला है। मतलब याकूब की गिरफ्तारी को लेकर दो कहानियां चलती है। पहली कहानी, सीबीआई का दावा था कि उसे दिल्ली रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया था एक मिशन के तहत, यानी कि उनको खबर थी कि ये सब होने वाला है और उन्होंने पूरे मिशन के तहत याकूब मेमन की गिरफ्तारी की। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि उसको नेपाल के काठमांडू में ही पहचान लिया गया था और नेपाल पुलिस ने उसको डिटेन किया था, लेकिन नेपाल और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है, इसलिए उसे सड़क के रास्ते नेपाल से दिल्ली लाकर गिरफ्तारी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर दिखाई गई। कहा तो यह भी जाता है, जिसे आप चाहें तो तीसरी कहानी मान सकते हैं, कि उसने खुद सरेंडर किया। लेकिन जो भी हुआ नतीजा यही था कि याकूब अब भारत की जेल में था। उसके लौटते ही उसके परिवार के बाकी सदस्य भी भारत आ गए। राहीन, उसके भाई और टाइगर मेमन के परिवार से जुड़े भी कुछ सदस्य लौट आए। लेकिन यहाँ वैसा नहीं हुआ जैसा याकूब को उम्मीद थी कि उसके खिलाफ कुछ ऐसा नहीं है, वो मेन कल्प्रिट नहीं है तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। उसे तो लगा ही था कि उसके साथ कुछ नरमी बरती जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर उसके साथ कानून ने वही किया जो 93 के धमाके से जुड़े लोगों के साथ होना चाहिए था। उन लोगों के साथ जो होना चाहिए था जो मुंबई के लोगों के लिए रहम नहीं खाए, जो मुंबई के लोगों के लिए मौत प्लांट करके गए थे। उस पर यानी याकूब पर मुकदमा चला और जिस अदालत में सुनवाई हो रही थी वो मुंबई के आर्थर रोड जेल के परिसर के अंदर बनाई गई एक विशेष टाडा अदालत थी। साल 2006 में जब अदालत में फैसला सुनाया जा रहा था तो याकूब को कटघरे में बिठाया गया। जैसे ही जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई, याकूब बुरी तरह से टूट गया। वो जोर जोर से चीखने लगा, बड़बड़ाने लगा पागलों की तरह कि टाइगर सही कहता था, मुझे नहीं आना चाहिए था, पागल था मैं, ये लोग मुझे मार देंगे। वो इतना बेकाबू हो गया कि जेल स्टाफ को उसे संभालना पड़ा। लेकिन अब उसका अंजाम तय हो चुका था जिसे कोई बदल नहीं सकता था। 30 जुलाई 2015 की सुबह नागपुर के जेल में याकूब मेमन को फांसी दी गई। लेकिन इससे पहले कि उसे फांसी दी जाती, पूरे देश ने एक अलग ही ड्रामा देखा। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी दोषी को जिस पे एक तरह से आतंकी जैसे आरोप लगे हों, उसके फांसी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट को रात के 12 बजे खुलवाया गया। कई बड़े वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और सेलिब्रिटीज तक, जिसमें सलमान खान जैसे लोगों का भी नाम शामिल था, वो उसे बचाने की गुहार लगा रहे थे। यहां तक कि एक पूर्व रॉ अधिकारी बी रमन का भी एक पुराना लेख उन दिनों वायरल हो रहा था, एक आर्टिकल जिसमें उन्होंने लिखा था कि याकूब मेमन ने जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग किया था और उसकी सजा को कम किया जाना चाहिए था। लेकिन 3-4 घंटे की बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दया याचिका खारिज कर दी और सुबह 7 बजे जब पूरा देश एक तरह से समझिए कि सो ही रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस दिन कोई सो रहा होगा, क्योंकि मुंबई हमले से जुड़े आरोपी का यह हाल देखने के लिए लोग कब से इंतजार कर रहे थे। दाऊद का इंतजार तो आज भी किया जा रहा है। खैर, उस दिन नागपुर जेल के अंदर फांसी यार्ड में याकूब मेमन को फांसी दे दी गई सुबह के 7 बजे। याकूब मेमन की लाश को उसी दिन एयरलाइन से मुंबई लाया गया। उस दिन मैं भी टीवी के सामने बैठा था और ये सब कुछ देख रहा था। माहिम में जब सब पहुंचा तो वहां जन सैलाब उमड़ पड़ा। पुलिस को भीड़ को काबू करना मुश्किल हो रहा था। मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया खुद वहां मौजूद थे। दिलचस्प बात यह थी कि इस केस की शुरुआती जांच भी मारिया ने ही किया था और अब उसी माहिम इलाके में याकूब की लाश थी। शाम को याकूब के सबको एम्बुलेंस में डालकर दक्षिण मुंबई के बड़े कब्रिस्तान में ले जाया गया। वहां भीड़ का आलम यह था कि कब्रिस्तान छोटा पड़ गया था। लाखों लोग आए, लेकिन पुलिस ने किसी भी हंगामे को होने से रोक दिया। कहानी खत्म हो चुकी थी।
एक परिवार जो कभी दुबई और कराची की शान शौकत में रहता था, अब वो बिखर चुका था। हालांकि उनका बिखरना किसी को भी खला नहीं, और खले भी क्यों, जब उस एक परिवार ने मुंबई के सैकड़ों परिवार को तबाह किया था। भले ही वो उसमें सीधे तौर पर शामिल ना हो, लेकिन उन्होंने ऐतराज भी नहीं किया। वो उन लोगों के साथ चले गए देश को छोड़कर अपने ही पड़ोसियों को मरने देने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा गुनहगार था टाइगर मेमन, वो आज भी फरार है। कराची में वो दाऊद और उसके जरिए आईएसआई की शरण में है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच ये कहानी भी हैरान कर देने वाली है कि याकूब मेमन को घर की 4 दीवारों में हुए झगड़े ने फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। देखिए, ऐसे लोगों का अंजाम यही होना चाहिए। ऐसा कई लोग मानते होंगे कि जिन्होंने इतने लोगों को बेघर किया, परिवार तबाह कर दिया, उनके लिए तो यही अंजाम होना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसके घर का ये कलेश ना हुआ होता तो वो शायद आज भी फरार ही होता। लेकिन देवरानी जेठानी की लड़ाई ने उसे इस हाल पे ला दिया। अब देवरानी जेठानी की लड़ाई शायद हर घर में होती है, लेकिन यहाँ ये लड़ाई किसी की जान ले गई। क्या आपने कभी सोचा था कि एक छोटे से झगड़े की शुरुआत मौत पर जाकर खत्म होगी? अनऑफिशियल कहानी ही सही, लेकिन याकूब मेमन की जिंदगी की ये कड़वी हकीकत यही कहती है कि कभी कभी परिवार के अंदर की साजिशें बाहर की दुनिया से ज्यादा खतरनाक होती है। इतनी खतरनाक कि लोगों की जान लेने के लिए काफी होती है। याकूब को तो अपने कर्मों की सजा मिली, लेकिन आप ऐसे बहस और झगड़े से दूर ही रहें। और जो कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन इससे पहले कि आप कमेंट में कुछ कहें, मैं भी आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इन दिनों बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, और आज मैं पंचम प्रकाश की तरफ से आपको कुछ कमेंट का जवाब मिलेगा। तो कमेंट का जवाब पंचम प्रकाश के साथ में आज हम 3 या 4 कमेंट को पढ़ेंगे और उसका जवाब देंगे। और खास करके एक कमेंट तो अभी बिना देखे ही मैं उसका नाम बता रहा हूं, आदित्य सिंह, जो काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट कर रहे हैं। मुझे भी नहीं पता उन्होंने कितने बार कमेंट किया है, लेकिन आज मैं उनका जवाब वीडियो में ही दे रहा हूं। हालांकि उनका सवाल भी मुझे याद है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अल्ताफ हुसैन की कहानी आप सुनाइए। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान की दुनिया में एक बड़ा नाम रखता है, और एक तरह से आप देखें तो हीरो और विलेन दोनों का ही उसका एक तरह से उसका कैरेक्टर है। तो उसकी कहानी भी मैं जल्द लेकर आऊँगा। आदित्य, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने कमेंट में भी आपको जवाब दिया था, और साथ ही साथ मैं जल्द से जल्द उसकी भी कहानी आपको ज़रूर सुनाऊंगा, अल्ताफ हुसैन की कहानी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। दूसरा जो कमेंट है वो जो है ना, माधुरी दीक्षित वाले कहानी पर है। वो कहानी थी ना कि दाऊद ने माधुरी दीक्षित को भी दुबई बुलाया था क्या। उस कहानी पर किसी ने कमेंट किया है कि अनीस इब्राहिम का ऑफर माधुरी दीक्षित ने रिजेक्ट किया था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का सपोर्ट और प्रोटेक्शन माधुरी को मिला था। तो देखिए, ये भी एक अपने आप में कहानी और एक नई कहानी है, क्योंकि माधुरी दीक्षित की भी जो कहानी थी उसके बारे में भी कई लोग कहते हैं कि ये सच भी है और झूठ भी है। और अब आप कह रहे हैं कि माधुरी दीक्षित इस वजह से उस ऑफर को रिजेक्ट कर पाई क्योंकि बाला साहब ठाकरे का उनको सपोर्ट था और प्रोटेक्शन था। तो हो सकता है कि ये सच भी हो। हालांकि इस कमेंट से जो लोग भी इत्तेफाक रखते हैं वो क्या सोचते हैं वो भी ज़रूर लिखिएगा। और हम अब चलते हैं तीसरे कमेंट की तरफ। देखिए, तीसरा कमेंट जो है वो एक रील पे आया है, और उसमें वो बोल रहे हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब बहुत अच्छे नेता रहे, अल्लाह जन्नत में उन्हें अला मुकम्मल करे। ठीक है, तो इन्होंने कुछ उलझा हुआ कमेंट लिखा है, लेकिन मैंने पढ़ने की कोशिश की है। तो इस बात में कोई शक नहीं है, मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है वो फॉर्मर एमपी भी रह चुके हैं, विधायक भी थे। लेकिन उनके इस छवि के साथ जो एक और छवि है, जो उनके इस छवि को बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कहें तो धूमिल करता है, उनके अच्छे कामों को ढक देता है, वो था उनका अपराध से जुड़ा होना। कई बड़े कांड है सिवान से जिनसे उनका सीधा सीधा लिंक मिलता है, और कई तो दिल दहला देने वाले कांड है। इस वजह से सिवान में जो शहाबुद्दीन की अच्छी छवि है, वहाँ के कई लोग तो आज भी उन्हें मसीहा मानते हैं, लेकिन सिवान से बाहर लोग उन्हें अलग नज़रिए से देखते हैं, और उसकी वजह है उनका अपराध। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अपराध के साथ साथ उनका अगर कुछ और भी काम है तो उस चीज़ को भी बताने का, और अपने वीडियो के जरिए कहानी लेकर आता हूं। आगे अगर आप और भी कोई कहानी सुनना चाहते हैं शहाबुद्दीन की, तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए। आज के इस कमेंट सेशन में जो कमेंट का जवाब पंचम प्रकाश के साथ था, उसमें 3 ही कमेंट का जवाब देते हैं। और भी कमेंट आप अच्छे अच्छे कीजिए तो उसका जवाब भी और लेकर आएंगे। और भी अगर आप कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन जाए, और जब आप भी कमेंट करें उसका जवाब मैं दूं तो आपको पता चले।
बाकी अपनी अगली कहानी के साथ मैं पंचम प्रकाश हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।